5 अगस्त एक स्याह दिन, एक ऐसा दिन जिस पे इंसानी हुकूक की पामाली का एक काला दाग लग चुका है। कश्मीर के लोगों के हुकूक सल्ब किए गए। कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था ख़त्म किया गया और हिंदुस्तान ने उस स्पेशल स्टेटस को विड्रॉ करने के बाद शायद अपनी अना को मुतमैन कर लिया। कश्मीरियों का कॉन्फिडेंस शैटर हुआ। 5 अगस्त 2019 में ये काम करने के बाद इंटरनेट भी बंद कर दिया, मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया। महसूस ऐसा हुआ कि शायद ये करने से कश्मीर और कश्मीर के लोगों के जज्बात मांद पड़ जाएंगे। देखिए, मैं 2 देशों के दरमियान दुश्मनी नहीं चाहता, 2 ममालिक के दरमियान दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों के लिए कोई ना कोई आवाज़ बुलंद ज़रूर करता है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का भी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अच्छा नहीं। मैं ये भी मानता हूं कि हिंदुस्तान का भी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, लेकिन इसका भुगतावा कश्मीरी लोगों को नहीं भुगतना चाहिए। यह हम पर एक इखलाकी जिम्मेदारी। उस दिन 5 अगस्त के दिन पाकिस्तानी मीडिया किन्हीं और मामलात के अंदर पड़ा रहा जिनके मुतालिक गुफ्तगू करना न मुझ पर लाजिम है, न मेरी मर्जी है कि मैं उस बारे में गुफ्तगू करूं। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वो पूरा दिन फालतू में ज़ाया कर दिया गया। इसमें हुकूमत की भी नाअहली शामिल है और इसमें कुछ और कमज़ोरियां भी हैं हमारे निज़ाम की, हमारे लोगों की, हमारी आवाम की। इस चीज़ को मत भूलें कि कश्मीर में जो जद्दोजहद थी, उस जलती आग में तेल डालने का काम हमने भी किया, हिंदुस्तान ने भी किया, लेकिन आज जिम्मेदारी लेने का वक्त आया तो हम किसी और तरफ चले गए। वक्त है, हमें इसको समझना चाहिए। मैं फिर यही बात करूंगा कि मैं अमन का ख्वाह हूं, मैं जंग का ख्वाह नहीं हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो चाहते हैं कि आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हो जाए। मैं चाहता हूं कि दोनों ममालिक कश्मीरी क़यादत के साथ बैठे, कोई मसले का हल निकालें। ये रोज रोज का मसला हल हो जाए, कश्मीर के लोग अमन में रहें। और आज हमारे लोग भी मौका मिलने पर श्रीनगर जाएं, वहां के लोग भी श्रीनगर आएं, सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। खुशी के लिए जंग ज़रूरी नहीं, अमन ज़रूरी है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़फ़र मोती साहब, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के उमूर पर बड़ी महारत रखते हैं और मौजूदा और साबका अदवार के अंदर बड़े अहम ओहदों के ऊपर फाइज भी रहे हैं। वेलकम करता हूं आपको ज़फ़र मोती साहब। थैंक यू जी। ज़फ़र मोती साहब, बात कुछ ऐसी है कि बिज़नेस का प्रोग्राम करने की वजह से एटलीस्ट आई एम एट लिबर्टी कि मैं किसी भी कंट्रोवर्शियल इशू को लीव आउट कर सकता हूं। तो मैं आज क्या कहते हैं क्रिकेट में वेल लेफ्ट, तो मैं बॉलें बड़ी तेज़ तेज़ आ रही हैं, मैं सबको वेल लेफ्ट कर देता हूं और इनसे बिल्कुल हट के आपसे स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक बराह रास्त ही गुफ्तगू करता हूं और बाकी सारी चीज़ों को कोशिश करता हूं कि मैं वक्ती तौर पर इग्नोर कर दूं। ताहम मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, आप उन पर बात कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज की जो बुनियादी कारकर्दगी है उसमें तो कोई 1 महीने में ख़ास तब्दीली आई नहीं और ना ही कोई बुनियादी ढांचे में तब्दीली आई। मईशत के जितने अशारिये यानी कि जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पुअर ही रही और आगे भी पुअर ही रहने का इरादा है, सिवाय ये कि IMF के साथ एक स्लिप शॉट अरेंजमेंट हुई है। उसके अलावा देयर इज एब्सोल्युटली नो गुड न्यूज़। आवर रेटिंग इज नॉट गुड। व्हाई इज द स्टॉक एक्सचेंज रिएक्टिंग एज इफ कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की बात हो गई? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का सेलिब्रेशन करने का हक है क्योंकि वो अंडर वैल्यूड बहुत थी और आपके प्री बजट जो सब हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट, दोस्त, ब्रोकरेज हाउसेस के ओनर्स, मैं खुद भी, हम सब एक ही बात कर रहे थे कि बजट से पहले ही IMF से हमारे निगोशिएट करवा दें खुदा के लिए, क्योंकि हमें राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रहा था
कि पाकिस्तान बगैर आईएमएफ के हाथ पकड़े हुए नहीं चल सकता, और यही इनको समझ नहीं आ रही थी। अब ये बात शुरू करेंगे हम असद उमर के टाइम से, जो उन्होंने कहा कि भाई हमको आईएमएफ की तरफ जाने की नहीं, जबकि बुक्स उनके सामने थी। असल बेड़ा गर्क, वैसे मैं आपको सच बताऊं, असल बेड़ा गर्क असद उमर ने किया, जिसे आप कॉर्पोरेट लीडर बड़ा जीनियस कहते हैं, असल बेड़ा गर्क उस आदमी ने किया। जी, मैंने तो कभी नहीं कहा, ये सब हमारे साथ बोर्ड पर बैठे हैं, इनका जो वर्कमैनशिप है, परफॉर्मेंस है, सबकी हमारे सामने है। और हम लोगों ने कहा, आईबीए में भी साथ ही थे, थोड़ा वो सीनियर थे मेरे से। और जब वो एक बड़ा अच्छा वायरल हुआ है कि वो बंदा एक बड़ा परेशान बैठा है कि वो देखता है कि जब उसके कॉलीग्स जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है। जो हम जब इन सबको देखते हैं ना और हमारे साथ बैठे हो इनकी हरकतें देखते हैं तो हमें उसी टाइम हो गया था, ओह मुसीबत हो गई। अच्छा जफर मोती साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मेरे भी सारे क्लास फेलो जो पूरा दिन फोन नंबर एक्सचेंज करते रहते थे, शाम को पार्टियों में रहते थे, तरह तरह की लड़कियों के साथ दोस्तियां करते थे, वही आज मैं देख रहा हूँ दुनिया में बड़े कामयाब हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। हम ज़्यादा पढ़ाई में टाइम लगाते रहे, हमने तो टाइम वेस्ट किया अपना। जी, तो कहीं आपके दोस्त भी ऐसे ही तो नहीं थे गड़बड़ किस्म के? नहीं, वो गड़बड़ इस तरह की तो नहीं, पर दिमागी उनका जो आइडियोलॉजीज और उनकी जो बातें होती थी ना, वही मुस्कुराहट दे देती थी। यानी वो जब पाकिस्तान क्राइसिस में था तो एक हमारा दोस्त ने किताब लिख दी कि पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट। तो मैं और वो साथ थे, कोई थिएटर देखने गए थे नापा में, तो मैंने उसको कहा कि चलो मैं आपको अभी टेस्ट करा देता हूँ फेल स्टेट का। कोई कॉलेज के लड़के आए हुए थे, तो मैंने खाली ये बोला कि भाई जो हिटलर था ये अपना पहले डेमोक्रेटिकली आया था जर्मनी में कि डायरेक्ट डिक्टेटर ही था। तो अच्छे बड़े कॉलेज के लड़के थे, वो कहा कि हिटलर कौन है? मैंने कहा देखिए ये फेल स्टेट है। अभी भी आप ये देख लें, हालत यहाँ पर ये है कि आपका आईएमएफ के बाद होने के बाद हम लोगों को थोड़ा उम्मीद हुई, कैपिटल मार्केट अच्छी होने लगी, लेकिन आप कैपिटल मार्केट में ये जो बच्चे आते हैं जो अपने आप को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से समझने आते हैं, तो उनकी जो अक्ल और समझदारी या उनकी एजुकेशन देखकर ही हमें नजर आ रहा है कि ये मुश्किलात में ये मुल्क हर वक्त रहेगा। अब आ जाते हैं वापस कैपिटल मार्केट। हाँ, कैपिटल मार्केट फिर वो जो है उसमें अंडर वैल्यू इतनी थी कि जैसे ही हुआ उसके साथ वो अपने प्राइसेस बढ़ने लगे। दूसरी तरफ जो अच्छी बात हुई है वो ये कि आईएमएफ के बाद जो उसके पीछे सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो भी अब स्टेप अप उन्होंने किया, क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि आप आईएमएफ से कर लेंगे हैंडल तो इसके बाद हम आ जाएंगे। चलिए, मैं वही किया। बट मैं आपके सामने, जैसे हमारे स्टॉक्स में और कैपिटल मार्केट्स के अंदर कहते हैं ना सिम्युलेशन, मैं आपके सामने सिम्युलेशन करता हूं, क्योंकि अभी तक सिर्फ स्टिम्युलेशन हो रही है, सिम्युलेशन नहीं हुई। तो मैं आपके सामने, सबको समझ नहीं आया, सिर्फ आपको और मुझे समझ में आया और किसी को समझ नहीं आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिम्युलेशन करते हैं, अब आगे क्या होने वाला है? देखें, आगे ये होने वाला है कि यू नो दैट द ट्रेड गैप इज वाइडनिंग, द यूएस डॉलर वैल्यू विल गो अप, which will put pressure in one way or the other on the valuation of stocks. There is another monetary policy coming up which will not be in the domain of this government, because according to themselves they are left with only 2 days. तो 2 दिन की जैसे आप कह लेंगे चांदनी है, फिर उसके बाद या 2 रात की चांदनी कह लें, फिर उसके बाद अंधेरी रात है। तो मैं ये कह रहा था कि if we just try to imagine or forecast in our mind that after these 2 days what will happen, तो फिर तो एक मतलब एक बड़ा ओपन एंडेड किस्म का एक हमारे सामने चीज आएगी। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 days। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी मार्केट जो है ये अश्योरेंस दिखा रही है कि आफ्टर 2 days जो नई हुकूमत आएगी, इंटीरियम गवर्नमेंट, वो स्मूथ होगी, वो भी सख्त डिसीजन लेगी। अब हमारी कैपिटल मार्केट को ये प्रूव करना है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ा है तो हमारी मार्केट क्या उसके पे आउट्स को, हाई इंटरेस्ट रेट को बीट कर सकती है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर यही पैरिटी रही और हमने जब इंपोर्ट खोला तो कहाँ जाकर डॉलर रुकेगा, ये मैं तो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत खराबी नजर आ रही है। हाँ, बोले खुल के बोले। हाँ, आपके कई दोस्तों से अभी डिबेट हो रही थी, रियाज एंडी से,
कि वो कह रहे हैं नहीं नहीं सब सही हो जाएगा, यहीं पर डॉलर रहेगा। अभी तो हमने इंपोर्ट शुरू नहीं किया, तो डॉलर की पैरिटी को संभालना, इंटरेस्ट रेट हाई को संभालना, इसके बाद कैपिटल मार्केट अगर परफॉर्म करती है और अच्छे पे आउट देती है, इन दोनों को बीट करती है इनके नफों को, तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये तो आपने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मतलब ये बंद करने के बजाय आपने और खोल दिया। आपने कहा क्या बीट करती है, दैट मीन्स फिर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, तो वो तो ऑब्वियस है कि बीट कैसे करेगी। अगर उसको हम रैशनलाइज करेंगे विद इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज एट अ लॉस होगी। तो इसके माने ये है कि फिर वो नीचे जाएगी या ऊपर आएगी? देखिए अभी तो जो हमारी रैलीज है ना, वो हमको नॉर्मल इसी की तरफ ले गई हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम ओवर वैल्यूड हो गए। तो अब अगर हम लोगों के पे आउट अच्छे हुए और इस्लामाइजेशन बढ़ा, तो यहाँ पर ये फायदा होगा कि रिस्की बिजनेस में लोग ज्यादा आएंगे और लोग जो फिक्स इनकम पर चले गए हैं वो इस तरफ आएंगे। और दूसरा ये है कि किसी भी तरह गवर्नमेंट, चाहे ये गवर्नमेंट चाहे आगे की गवर्नमेंट, उनको ये रोकना पड़ेगा डॉलर का रुपये की पैरिटी कहीं स्टेबल करनी पड़ेगी। देखो सबसे छोटा इन्वेस्टर जो है, जो आपसे 200-300 गज दूर बैठता है स्टॉक मार्केट से, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसका दस्ती का रेट यानी कि हैंड टू हैंड बोरोइंग जो है वो 25% सालाना के हिसाब से लोग उससे लेने के लिए तैयार हैं, यानी इनफॉर्मल लेंडिंग जो कि पाकिस्तान में चलती है। शायद इससे भी ज़्यादा हो, मैं मिनिमम आपको एक बता रहा हूँ मफरूज़े की बुनियाद। वो स्टॉक मार्केट क्यों आएगा? वही आके शोर मचाता था, वही कैंटीन में बैठकर एक्साइटमेंट पैदा करता था, तो अमीर आदमी का माल छोटे बच्चों को भी बिक जाता था। अब वो कह रहा है कि मैं तो 10 के ऊपर 25% कमा सकता हूँ अपने महल्लेदार या अपने पड़ोसी को देकर, या खोड़ी गार्डन या जोड़िया बाजार के अंदर बैठकर, तो मुझे क्या पड़ी मैं स्टॉक में जाऊं और सट्टा खेलूं। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, आप बताएं, आप तो कारोबारी आदमी, नो द इन्स एंड आउट्स। देखिए वो यही तो हमारी मार्केट को डैमेज कर रहा था, लेकिन अब ये है कि पूरी दुनिया में मसला इंटरेस्ट रेट का हो गया है। 650 पॉइंट एक दिन में तैयब एर्दोगान ने बढ़ा दिए। अभी मैंने तुर्की में इसकी हुकूमत में तो नहीं देखा, और इसकी हुकूमत में वोट इसको इसलिए पड़े थे कि इसने कहा था कि मैं 9% ही रखूंगा इंटरेस्ट रेट। देखिए दुनिया की सब इकोनॉमीज तो इन चीजों पर भी वोट देती है। हम एक मुल्क है जो यहाँ पर अभी भी क्लाइंट के ऊपर देते हैं, कबीले के ऊपर देते हैं, यारियां दोस्तियां, तो जो गांव वाला होगा अपने चीफ को देगा। तो ये जो है दुनिया में इकोनॉमी के ऊपर वोट जाता है। हमारे यहाँ इकोनॉमी की तो कोई बात ही नहीं करता वोट पर। अभी आप ये बताएं कि ये बार बार, अभी थोड़े दिन पहले अपना स्टेट बैंक गवर्नर आया, उन्होंने कहा हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली है, अभी 20 रुपए उन्होंने बढ़ा दिया। अब आपको नहीं लगता कि ये 20 रुपए पेट्रोल पर और डीजल पर जब बढ़ाया है, वो जो है उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर कितना आएगा? एक टमाटर की जो कार्टन है वो अगर 100 रुपए में ट्रैवल करता था फ्रॉम फार्म टू मार्केट, अब वो 120 रुपए में करेगा। तो अभी आप थोड़े दिन में देखना कि दूध, वेजिटेबल्स, चिकन, बीफ, ये सब महंगे हो जाएंगे, और ऐसे महंगे होंगे। बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया है और बड़ी एहतियात से बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे राज जो हैं उन पर से पर्दा उठा देते हैं ज़फ़र मोती साहब। बात कुछ ऐसी है ज़फ़र मोती साहब, एक जानिब तो आपने कहा कि स्टॉक्स जो हैं वो अंडर वैल्यूड है, लेकिन साथ में आपने कहा कि उनका मवाजना फिर किया जाएगा जो और एवेन्यूज़ और ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं आजकल उनके साथ। आप मैं हैवीली डॉक्यूमेंटेड, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको सही, आपके साथ सवाल और जवाब, पैसा कहाँ से आया, कहाँ लेकर गए। आपके पास अगर अकाउंट खोलने के लिए आ जाएं तो मेरे ख्याल से लोग अपने होने वाले दामाद से इतने सवाल नहीं पूछते जितने आप लोग KYC के नाम पर इन्वेस्टर से पूछ लेते हैं। ठीक है, एक मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं ज्वेलर के पास जाऊँ, उससे मैं जाकर बोलूँ कि यार मैंने सोने का बिस्किट लेना है या देना है, तो ना कागज़ मेरे को देना है ना मुझे कागज़ लेना है, और कैश पे काम होगा, बल्कि रसीद ना देने पर बात होगी, क्योंकि रसीद तो वहाँ देनी ही नहीं है ना लेनी, कच्ची पर्ची पर काम होना। अब मुझे बताओ मैं आपके पास क्यों आऊँ जब मैंने 65,000 का सोना लेकर 220 का बेच दिया, और मतलब ये कि मुझे तो मुनाफा ही मुनाफा हुआ, और सट्टे का भी मुझे बार बार मौका मिला, 2-3 दफ़ा मैंने कमा लिया, और उसके अलावा ग्रे मार्केट भी एग्जिस्ट करती है बहुत सारी चीज़ों के लिए।
तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिर आपके पास सरमायाकार क्यों आएगा जब आप इतने सवाल जवाब पूछेंगे, इतने खाते खुलवाएंगे, इतने कागज़ भरवाएंगे, तो आपको तो कोई रिलीफ मिली नहीं। और मुझे नहीं लगता कि जो कायम मुकाम वज़ीर आज़म अगर अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी आते हैं तो आप लोगों पे हल्का हाथ रखेंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि असल जो हमारी मार्केट को मार रहा है तो यही मार रहा है कि जो ग्रे इकोनॉमी है। अभी आपके एक दावत में एक बहुत बड़े बिल्डर आए थे, तो वो जो बिल्डर जो अभी अपार्टमेंट बेच रहे हैं उसमें कौन सवाल तो जवाब उनसे पूछेगा? कोई नहीं पूछ रहा है। और एक एक अपार्टमेंट के भाव अगर हम मालूम करेंगे तो आपकी सिटी गुम हो जाएगी कि अपर मिडिल क्लास भी वो जो है अपार्टमेंट नहीं खरीद सकती। नहीं खरीद सकती। हाँ ठीक। तो अब जो है यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि ये ग्रे इकोनॉमी ने ही पाकिस्तान की तबाही की है। आप एक रिसर्च आई है कि 14 से 15 हजार हाई एंडेड टैक्स पेयर और कंपनीज वो टोटल पाकिस्तान को चला रही है, 25 करोड़ आवाम को, टोटल 15,000 कंपनी। बॉर्डर के उस तरफ जाओ तो 1948 के अंदर ही उन्होंने सब ब्लैक मनी और उसको पकड़ने के लिए अपने रूल्स बना लिए थे। इतनी सख्ती थी कि जब हम उस तरफ जाते थे तो हमारा दोस्त एक टेनिस का रैकेट लेने के लिए भी डरता था, या फिर अपनी गाड़ी में एक म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए भी पहले पूछता था अब्बा से कि डू वी हैव द प्लेस कि मैं लगा लूं। यहाँ पर तो लोग पूरी पूरी गाड़ी ले आते हैं और फिर जाकर होता है कि भाई अब पेमेंट कैश कितनी हम करेंगे। तो यही मसला कैपिटल मार्केट को भी है, यही मसला पूरी इकोनॉमी को भी है। अभी आप देखें कि ये जब फिक्स इनकम को बढ़ाया गया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया, तो लोगों ने शिफ्ट हुए हैं। तो इस्लामिक बैंकें और ये सब ने कौन से उन्होंने नो योर क्लाइंट्स किया था? कोई भी नहीं है। आप कैश लेकर जाओ, फिक्स इनकम में रख दो, खत्म, दैट्स इट, नो क्वेश्चन आस्क्ड। और यहाँ पर ये हाल किया था कि जब ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आने शुरू हुए थे तो मैंने मजाक में कह दिया था एक रेगुलेटर की लेडी को कि इसमें आप ब्लड टेस्ट की डीएनए भी जरूर शामिल करें। तो उसने कहा गुड आइडिया, ये आई स्वेयर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने कहा गुड आइडिया। तो ये जो ऐसे हालात है ना, इसमें यही मुश्किल है कि हमको पैरेलल इकोनॉमी को पकड़ने के लिए एफएटीएफ ने सबसे पहले मारा है, आईएमएफ ने। लेकिन आप क्यों अच्छा, मैं आपके साथ मुख्तलिफ बहस करता हूँ, आप पकड़ना क्यों चाह रहे हो? मैं एक बात करता हूँ आपको, आपने रिग्रेसिव टैक्सेशन की रजीम लाए, आपने शुरू किया, क्यों भाई? किस लिए? शबर जैदी साहब जो कि एक्सेंट्रिक भी हैं और वो क्या कहते हैं, वो जो एक ख़ास उम्र को क्रॉस कर जाते हैं, फिर उसके बाद मानसिक संतुलन का भी मसला आ जाता। खैर एनीवे, लेट इट बी। आई लाइक हिम, आई डोंट डिसलाइक हिम, आई जस्ट नो ही डजंट नो व्हाट टू डू। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, किताब का मैं आपका जिक्र कर रहा था। नहीं, मैं आई डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एज, बट ऑन बंदे की जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप देखें कि वो शबर जैदी साहब ने अपनी सारी एफर्ट लगा दी 50,000 के ट्रांजैक्शन को पकड़ने में, ठीक है, जबकि जो हैवी हाफ है उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो इशू ये है कि रिग्रेसिव टैक्सेशन की आपका जीडीपी टू टैक्स रेशियो कम हो गया। आपका जब लिबरल टैक्स रेजिम थी अब्दुल्ला यूसुफ के नीचे में, तो तब आपकी टैक्स टू जीडीपी इंप्रूव हो रही थी। तो आप क्यों ऐसे बाबों को लेकर आते हो जो आके और मजीद बेड़ा गर्क कर देते हैं इसको? क्या कहते हैं आप? 4 फिगर मैं आपको खाली देता हूँ मुशर्रफ के, कि जो आपने अभी बात की यूसुफ अब्दुल्ला की, कि 2 से 2.5% इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड 60 से 61 रुपए का डॉलर, जीडीपी पर डिबेट है कि 8 थी कि 7 थी, लेकिन अच्छी थी, 7 साढ़े 7 तक तो थी। और ये जो आपने कहा ना सेल्फ असेसमेंट होती थी, उसमें मैंने अपने आंखों से लोगों को देखा है लाइनों में लगते हुए टैक्स के बिल्डिंग में, और वहां पर वो कहते थे हमें सेल्फ असेसमेंट में हमें टैक्स पेयर बनाओ, इतना वो था उसका। यूसुफ अब्दुल्ला का नाचना जरूरी था कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। फिर इन्होंने रिग्रेसिव टैक्सेशन की तो लोगों ने कहा कि खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा क्या, मैंने अपने लॉर्ड्स को कहा मुझे नॉन फाइलर बना दो। अब ये जो बजट आया है इसमें फाइलर्स को क्या मिला? कुछ नहीं, सब मिला है नॉन फाइलर्स को। एग्रीकल्चर को मिल गया कि भाई मैं एक मासूम सा बच्चा हूं। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। डू यू नो a kilo of dal these days on an average is about 500 rupees a kilo? आप जरा ये पूछो शबर जैदी से कि उसने कहा 50,000 के ट्रांजैक्शन को मैं टैक्स में लाऊंगा, 100 किलो दाल 50,000 रुपए की है। Do you know so many people
इट विल कम टू यू एज ए शॉक, क्योंकि हमारे यहाँ घरों में 2-2 क्रिकेट टीमें होती हैं, एक भी नहीं होती। आबादी हम इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। यू टेल मी दैट पीपल आर फीडिंग वन हाउस होल्ड and their monthly supplies are in excess of lakh, 1,50,000, maybe even 2 lakhs. I'm talking about middle class people with large families. Do you think that our tax authorities should be wasting time over 50,000 rupees transactions, or they should be trying to catch the massive smuggling that's taking place through our porous borders with Iran and Afghanistan? I want to ask you this question. भाई ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है, हर जगह नजर आ रहा है। आप ये देखो ना कि ये जो बच्चे हमारे 300 मरे हैं समंदर के बीच में, ये कोई ना कोई तो निकालता है ना इनको यहाँ से बाय एयर भी। तो उनको भी तो पकड़ा जाए ना। ये पोरस, आप बॉर्डर्स की क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो पोरस हर चीज है। आप जाओ एयरपोर्ट पर, आप इतने बड़े टैक्स पेयर भी हो गए, आप जाओ, आपको क्या ट्रीट करते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट देखो जिनको ये स्मगलर्स, ह्यूमन स्मगलर्स लेकर जाते हैं। इनके अंदर इमिग्रेशन वाले भी हैं, अपना कस्टम्स वाले जो हैं यहाँ पर बॉर्डर पर खड़े हैं वो भी हैं। ये स्मगलिंग में उन्होंने अपना हिस्सा डाला हुआ है। और अभी तो मैं वो एक बहुत पुरानी मूवी देख रहा था, बनारसी ठग पर, ये पियर्स ब्रॉनसन की फिल्म थी, शशि कपूर की। तो उसमें उन्होंने प्रूव किया, वो राइटर ने, कि भाई वो जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो इन ठगों को इग्नोर करती थी, अपने अपने एरिया से जाने देती थी, ताकि वो ठग जो है वो अपनी जो लूटते थे लोगों को, उसका कुछ हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को देते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही हमारे तो यही हालत है। और ये जो मैसिव स्मगलिंग हो रही है, इसका ये हाल है कि आप देखिए ना कि जब ये बार्टर सिस्टम आपका शुरू हुआ कि भाई हम बार्टर से करेंगे, आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है बार्टर करने के लिए। बार्टर का मतलब होता है एक चीज आपने दी, सामने से दूसरी चीज ले ली, मनी टर्म्स में कोई चेंज नहीं हुआ। आप कहोगे उनको कि भाई हम फ्रूट दे रहे हैं, तो कहते हैं हमारे पास है। आप कहो कपड़ा ले लो हमसे, तो कहेंगे हमारे पास है। आप कहो कि भाई गैस ले लो, कहेंगे हमारे पास गैस है, भाई आपसे 10 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। तो ये फिर बार्टर सिस्टम भी फेल हो रहा है हमारा। तो सब जगह पर खबरें तो बुरी हैं। कैपिटल मार्केट में जो चेंजेस आ रही हैं वो यही हैं कि ये खबरों के बावजूद अब हम थोड़ा नॉर्मलिसी पर आ रहे हैं, जैसे इकोनॉमी को नॉर्मलिसी मिली है IMF के डील के बाद। ये एक अच्छी चीज़ हो गई, और बातें तो बहुत सारी थी करने वाली ज़फ़र मोती साहब, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों के अंदर उन पर कर लेंगे, क्योंकि 2 दिन की बात है, फिर 2 दिन के बाद तो हालात यकसर बदल जाएंगे। कौन कहाँ किधर गया किसी को क्या पता। 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन। इसके साथ ही नाज़रीन, भी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।